वो हमारे पास एक साधारण योगी की तरह आए थे, केसरिया वस्त्र पहने, सेहत और आध्यात्मिक ज्ञान का वादा करते हुए। बाबा रामदेव, वो शख्स जिन्होंने योग को घर घर तक पहुंचाया, उन्होंने इसी छवि पर अपना साम्राज्य खड़ा किया। पतंजलि, उनकी कंपनी को अलग होना था। आयुर्वेदिक, प्राकृतिक और स्वदेशी, भारतीय गर्व का प्रतीक। लेकिन तंदुरुस्ती और परंपरा के पीछे एक काला सच छिपा था। आक्रामक मार्केटिंग और रामदेव के करिश्माई व्यक्तित्व से प्रेरित पतंजलि का तेजी से उदय कई विवादों को ढके हुए था। ऐसे उत्पाद जो चमत्कारी इलाज का दावा करते थे बिना किसी वैज्ञानिक आधार के, ऐसे तत्व जो लेबल से मेल नहीं खाते थे, मुनाफे के लिए उपभोक्ताओं को गुमराह करने का एक तरीका। ये योग या आयुर्वेद के बारे में नहीं है, ये धोखे के बारे में है। साफ साफ हमें उन पर भरोसा था, हम उनके संदेश पर विश्वास करते थे, लेकिन क्या हमें झूठ बेचा गया था? एक गुमनाम योग प्रशिक्षक से बाबा रामदेव का सफर बिजनेस टाइकून बनने तक का बहुत ही असाधारण है। उन्होंने प्राचीन ज्ञान की चाहत, पारंपरिक मूल्यों की ओर लौटने की चाहत का फायदा उठाया। योग उनका मंच बन गया जो पूरे देश में टेलीविजन पर दिखाया जाता था। उन्होंने एक विशाल अनुयायी वर्ग इकट्ठा कर लिया। लाखों लोग उनकी ऊर्जा और सरल समाधानों से मोहित हो गए। यही वफादार वर्ग पतंजलि की नींव बना। उन्होंने अपने अनुयायियों से विदेशी ब्रांडों को त्यागने, आयुर्वेद की शुद्धता को अपनाने का आग्रह किया। टूथपेस्ट से लेकर नूडल्स तक पतंजलि के उत्पाद एक स्वस्थ और देशभक्तिपूर्ण जीवन का वादा करते थे। बिक्री आसमान छूने लगी। रामदेव भारतीय उद्यमिता के प्रतीक बन गए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को चुनौती देने वाले एक क्रांतिकारी। लेकिन सफलता अक्सर एक कीमत पर मिलती है, और पतंजलि के लिए वह कीमत थी नैतिक आचरण। पतंजलि के उत्पादों की रेंज बहुत बड़ी है, खाने से लेकर सौंदर्य प्रसाधनों तक। लेकिन गौर से देखने पर एक परेशान करने वाला चलन दिखाई देता है। अतिरंजित दावे और संदिग्ध गुणवत्ता। याद है कोरोनिल, जिसे कोविड-19 के इलाज के तौर पर प्रचारित किया गया था। चिकित्सा अधिकारियों ने इन दावों को खारिज कर दिया, जिससे जल्दबाजी में इसका नाम बदलना पड़ा। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। पतंजलि के नूडल्स में सीसा पाया गया था। उनके शहद गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे। उपभोक्ता, जो शुरुआत में प्राकृतिक अवयवों के आकर्षण से खींचे चले आए थे, सवाल उठाने लगे। वैज्ञानिक प्रमाण कहाँ थे? क्या यह स्वास्थ्य के बारे में था या सिर्फ चालाक मार्केटिंग? स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई। पतंजलि के दावों पर आंख मूंदकर भरोसा न करने की चेतावनी दी। उनकी आवाज रामदेव की शक्तिशाली बयानबाजी में दब गई। उन्होंने आलोचनाओं को भारतीय परंपराओं पर हमले, साजिशें बताकर खारिज कर दिया। लेकिन नुकसान हो चुका था। एक बार जो भरोसा अटूट था, उसमें दरार पड़ने लगी। भाग 4, राजनीतिक सुरक्षा कवच, रामदेव का टेफ्लॉन शील्ड। पतंजलि का उदय भारत में एक नई राजनीतिक ताकत के उदय के साथ हुआ। रामदेव एक मुखर समर्थक, खुद को सरकार की नजरों में अच्छे पाए। सत्ता से यह निकटता एक ढाल प्रदान करती थी, जो पतंजलि को जांच से बचाती थी। जब सरकारी एजेंसियों ने कार्रवाई की, तो उसे अक्सर हाथ पर हल्की चप्पट के रूप में देखा गया, दूसरों द्वारा सामना किए जाने वाले सख्त कदमों से कोसों दूर। इस स्पष्ट दंड से मुक्ति ने असहज करने वाले सवाल खड़े कर दिए। क्या पतंजलि कानून से परे था? क्या यही भारत में सांठगांठ वाले पूंजीवाद का नया चेहरा था? ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही, जिन मूल्यों का रामदेव खुद हिमायती होने का दावा करते थे, वे उनके अपने साम्राज्य में गायब नजर आ रहे थे। श्रम शोषण, कर चोरी और पर्यावरणीय उल्लंघन के आरोपों को दरकिनार कर दिया गया। आलोचकों ने एक गुप्त समझौते की ओर इशारा किया, पतंजलि के अपराधों पर आंख मूंद लेने के बदले में राजनीतिक समर्थन। भाग 5, धोखा दिए गए भरोसे का कड़वा एहसास। पतंजलि की कहानी एक सबक देने वाली कहानी है। यह ऐसी दुनिया में भरोसे की नाजुकता को ऊंग कापित करती है, जो जानकारी, गलत सूचना और अंधविश्वास से भरी हुई है। हम उपभोक्ता इसके लिए उतने ही दोषी हैं। चालाक मार्केटिंग और आसान समाधानों के वादे से बहकर हम अक्सर कठिन सवाल पूछने में असफल हो जाते हैं। पतंजलि का उत्थान और पतन एक कठोर अनुस्मारक है कि हम निष्क्रिय उपभोक्ता नहीं बन सकते। हमें पारदर्शिता, जवाबदेही और साक्ष्य आधारित दावों की मांग करनी चाहिए। हमारा स्वास्थ्य, हमारा बटुआ और हमारा लोकतंत्र दांव पर लगा है। अगली बार जब हम चमत्कारों का वादा करने वाले किसी उत्पाद तक हाथ बढ़ाएं, तो आइए याद रखें धोखा दिए गए भरोसे के उस कड़वे एहसास को।
चुने सोच समझकर।